तो दोस्तों मूवी क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक गैंगस्टर को जान से मारने के लिए उसी के गैंग के सारे गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी 11 साल की बेटी भी होती है जिसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को स्कूल से जाते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पॉली। सभी बच्चों के पेरेंट्स उनके बच्चों को लेने आए होते हैं, लेकिन पॉली को आखिर तक कोई भी लेने नहीं आता। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसके अंदर नेतन होता है। असल में नेतन पॉली का पिता है। पॉली ने भी अपने डैड को कई सालों बाद देखा होता है क्योंकि नेतन एक गैंगस्टर होता है और कई सालों पहले पुलिस ने नेतन को रॉबरी और स्ट्रीट फाइटिंग के केस में जेल के अंदर डाल दिया था। नेतन पॉली को कार के अंदर बैठने के लिए कहता है और वो वहाँ से कार लेके चले जाते। पॉली नेतन से अपने माँ के बारे में पूछने लगती है, मगर नेतन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वो ऐसा क्यों कह रहा है तो हमें आगे ही पता चलेगा। तभी ये दोनों अपनी कार पार्क करके एक मोटेल तक पहुंच जाते हैं और नेतन पॉली के लिए कुछ खाना लेकर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि नेतन बहुत ही टेंशन में होता है और अपने सारे दोस्तों को कॉल करके उनसे मदद मांगने लगता है, लेकिन हर कोई उसकी मदद करने से मना कर रहा होता है। वो गुस्से में आकर टेलीफोन तोड़ देता है। पॉली नेतन को शांत कर उसे चिप्स खिलाती है और इससे ज्यादा एक बाप को और चाहिए क्या होता है। अगले सीन में हम नेतन को पॉली के बाल काटते हुए देखते हैं। पॉली उसके डैड से कहती है कि आपने इससे पहले कभी किसी के बाल काटे भी है? नेतन हाँ में जवाब देता है, मगर यहाँ पे नेतन झूठ बोल रहा होता है और नेतन बाल काटने के साथ साथ पॉली के बाल कलर भी कर देता है। पॉली को अपना नया हेयर कट कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है और वो बहुत खुश होती है। तभी नेतन पॉली को बेसबॉल बैट से सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है ये सिखा रहा होता है। उसके लिए वो उसे खुद के ऊपर मारने के लिए कहता है। मतलब देखो, एक बाप कुछ भी कर सकता है। नेतन पॉली से कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी ब्लू लाइटिंग वाले टैटू वाले लोग दिखे तो उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाना, नहीं तो आके मुझे बता देना। रात हो जाती है और नेतन सो जाता है, मगर पॉली अभी भी टीवी देख रही होती है। तभी पॉली को टीवी में अपनी घर की न्यूज दिखती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ और स्टेप डैड का मर्डर हो चुका है और न्यूज वाले इसका इल्जाम नेतन के ऊपर लगा रहे हैं और बताया जाता है कि नेतन पॉली को किडनैप करके वहां से भाग गया है। ये न्यूज देखकर पॉली डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो नीचे रिसेप्शन पे आके पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैंने अभी खुद को टीवी में देखा, मेरा नाम पॉली है। ये सुनकर पुलिस वाला डिटेक्टिव जॉन को कॉल फॉरवर्ड करता है। डिटेक्टिव पॉली से कहता है कि नेतन ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, तुम सेफ तो हो ना? ये सुनकर पॉली कहती है कि मेरे डैड मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, शायद उन्होंने मॉम और टॉम को मार दिया। डिटेक्टिव पूछता है किसने, तुम किसकी बात कर रही हो? पॉली कहती है कि वही लोग जिनके हाथ पे ब्लू लाइटिंग का टैटू है। डिटेक्टिव पॉली से उसका एड्रेस पूछता है। पॉली उसे अपने मोटेल का एड्रेस बता देती है। तभी वहाँ पे नेतन आ जाता है। पॉली रोते हुए अंदर चली जाती है और नेतन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पॉली को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता और वो नेतन से कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा वरना यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। तभी बाहर पुलिस आ जाती है, लेकिन ये लोग पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं और ये दोनों एक पार्किंग में आ जाते हैं। मैट पॉली को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड को नहीं मारा, मैं जिन ब्लू टैटू वाले लोगों की बात कर रहा हूँ उन्होंने तुम्हारी मॉम और डैड को मारा है, वो भी मेरी वजह से। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया और अब वो तुम्हें और मुझे मारना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो इन पुलिस वालों के साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तो ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस होगी और तुम वहाँ पे सेफ भी रहोगी। लेकिन पॉली उसे जाने से मना कर देती है। मैट पॉली को बैट से गाड़ी की कांच तोड़ना सिखाता है और ये दोनों वो कार चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों पहुंच जाते हैं नेतन की फ्रेंड शार्लेट के घर पे। शार्लेट जैसे ही दरवाजा खोलती है वो सामने नेतन को देखकर फिर से दरवाजा बंद कर देती है और नेतन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर नेतन जैसे ही निक का नाम लेता है वो दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को अंदर आने देती है। पॉली दूर खड़ी होकर फिश टैंक के अंदर की मछलियां देख रही होती है और नेतन और शार्लेट पीछे बात कर रहे होते हैं। नेतन शार्लेट से यहाँ कुछ दिन रहने के लिए शार्लेट को मनाने लगता है। शार्लेट कहती है कि बॉस ने तुझे मारने का ऑर्डर दिया है और ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। शार्लेट कहती है कि मुझे इस झमेले में नहीं फंसना, लेकिन नेतन कहता है कि तुम ऑलरेडी इस झमेले में फंस चुकी हो, निक की वजह से, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। नेतन को शार्लेट से कुछ पैसे उधर चाहिए होते ताकि वो पॉली को लेकर देश छोड़ सके। तभी नेतन कल रात को चुराई हुई कार को ठिकाने लगाने चला जाता है। पॉली शार्लेट से कहती है कि तुम डैड को कैसे जानती हो? शार्लेट उसे कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी और ये बच्चे के सुनने लायक नहीं है, लेकिन मैं उसके भाई को अच्छी तरह से जानती थी। शार्लेट पॉली से कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। पॉली कहती है कि मुझे लगता है आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। नेतन बाहर से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव जॉन अपने दोस्त
जमीर से मिलने आया होता है और उसको फाइल दिखाते हुए कहता है कि नेतन की जेल से छूटने से 2 हफ्ते पहले चक नाम के बंदे को किसी ने मार दिया और चक भी इसी गैंग का हिस्सा था। जमीर जॉन से कहता है कि तुम इसकी इतनी गहराई में क्यों जा रहे हो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम बस नेतन को ढूंढो जिसने अभी 2 मर्डर किए हैं और एक गैंग के लफड़े को अपने सीनियर्स को ही निपटने दो। जॉन कहता है कि जेल के अंदर के गार्ड्स ने भी इस बात को बताया है कि नेतन और चक की लड़ाई चल रही थी और चक उसी ग्रुप के लिए काम करता है जो ग्रुप इस शहर में ड्रग्स और नशीली चीजों का सप्लाई करता है। और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैकिनली टाउन में खुलेआम नशीली चीजें बेची जाती है और मैं इस गैंग को पकड़ना चाहता हूँ। जमीर कहता है तुम फिर से अपने रास्ते से भटक रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है लेकिन मेरी पूरी फैमिली है और मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। जॉन कहता है कि तुम साथ दो या ना दो लेकिन मैं किसी भी हाल में नेतन को पकड़कर उसके जरिए स्टील गैंग तक जरूर पहुंचूंगा। तुम मुझे बस ये बताओ कि मैकिनली टाउन का शेरिफ कौन है। और जमीर उसे सारी डिटेल्स दे देता है। अगले सीन में हम पॉली को देखते हैं जो कि शार्लेट के साथ बारबेक्यू जला रही होती है। तभी यहाँ पे शार्लेट का फ्रेंड आ जाता है और उनकी बारबेक्यू जलाने में मदद करता है, लेकिन पॉली उसके हाथ पे ब्लू लाइटिंग वाला टैटू देख लेती है और भागकर नेतन के पास चली जाती है। नेतन इस वक्त बाथरूम में शावर ले रहा होता है। तभी वो आदमी नेतन और पॉली को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो आदमी नेतन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है लेकिन नेतन किसी तैसे करके उस पर दोबारा से हावी होने लगता है। तभी अंदर शार्लेट आ जाती है। नेतन शार्लेट से इस सब की वजह पूछने लगता है। मुझे जान से मारने का कॉल आया था, अगर मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बताया। तभी नेतन उस आदमी को मार मार के घर से बाहर ले जाता है और वो आदमी नेतन से कहता है कि वो लोग कैसे भी करके तुम दोनों को मार देंगे, इससे अच्छा है कि तू खुद ही पॉली को मार दे। ये सुनकर नेतन गुस्से से भर जाता है और उसके चेहरे को बारबेक्यू वाले कोयले से जला देता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कार लेकर एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। नेतन पैसे गिन रहा होता है लेकिन नेतन को हिसाब करना नहीं आता। तभी पॉली उसका सारा हिसाब करने लगती है और ये तक बता देती है कि इतने पैसों का पेट्रोल डालेंगे तो ये गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है और खाने पीने और होटल का बिल अलग से कितना होगा, ये सब बता देती है। नेतन को अपनी बेटी की होशियारी देखकर उसके ऊपर नाज होता है, लेकिन इनके पास देश छोड़ने के लिए पैसों की अभी भी कमी होती है। इसलिए नेतन एक शॉप लूटने का प्लान करता है और वो पॉली को कार में बिठाकर शॉप के अंदर चला जाता है। नेतन काउंटर पे गन तानकर उस लेडी को सारे पैसे एक बैग में डालने के लिए कहता है। तभी बाहर से एक आदमी शॉप के अंदर आने लगता है, लेकिन उसे बाहर से ही पता चल जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है और वो अपनी गन लोड कर अंदर चला जाता है। पॉली ये सब देख जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। तभी नेतन और उस आदमी के बीच गन फायरिंग हो जाती है और नेतन को भागते समय उस आदमी की एक बुलेट उसके पैर पे लग जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके नेतन गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को भगाने लगता है, मगर वो आदमी अभी भी उसके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। कैसे तैसे करके ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पुलिस की कार इनका पीछा करने लगती है, मगर ये दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक चर्च में पहुंच जाते हैं। पॉली वहाँ पे नेतन के घाव का इलाज करने लगती है। नेतन पॉली से कहता है कि ये पहली बार है जब मैं चर्च में आया हूँ। पॉली कहती है मैं भी, जब मैं छोटी थी तब माँ मुझे ले जाया करती थी। लेकिन पॉली कहती है कि मुझे किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं है और मुझे ना ही इनसे कुछ फर्क पड़ता है। और नेतन कहता है मुझे भी। और पॉली नेतन के फटे हुए कपड़े को डस्टबिन में डालने जा रही होती है। तभी यहाँ पे एक ऑफिसर आ जाता है जो कि स्टील गैंग से मिला हुआ होता है और वो पॉली के ऊपर गन फायर कर देता है, लेकिन पॉली उससे बच जाती है और एक डस्टबिन में जाके छुप जाती है। तभी गन की आवाज सुन के वहाँ पे नेतन आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर पे हमला कर देता है, लेकिन नेतन घायल होने की वजह से वो पुलिस वाला नेतन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी पॉली गन उठाकर उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है। इससे पॉली बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है। नेतन उसको शांत करके उसके हाथ से गन ले लेता है और पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, तुम अंदर चले जाओ, ये कहकर पॉली को अंदर जाने के लिए कहता है। बाद में नेतन पॉली के पास आ जाता है और पॉली नेतन से पुलिस वाले के बारे में पूछने लगती है। नेतन पॉली से कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है और मैंने उसे हॉस्पिटल छोड़ दिया है। नेतन पॉली से रोते हुए कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे हाथ में गन नहीं देखना चाहता, अगर कोई भी मुसीबत आई तो मैं गन चलाऊंगा क्योंकि मैंने जिंदगी भर यही काम किया है। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगते हैं। अगली सुबह उस जगह पर जॉन आ जाता है। जॉन को पता चल गया होता है कि एक ऑफिसर कल रात से मिसिंग है और उसका लास्ट लोकेशन यही का दिख रहा होता है। डिटेक्टिव जॉन उस टाउन के शेरिफ को कॉल करता है जिसका नाम हाउसन होता है। जॉन हाउसन से उस ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है। हाउसन कहता है कि मेरा ऑफिसर वहाँ पे गश्त लगाने गया लेकिन अभी वो सेफ है और अपने घर पे पहुंच चुका है। लेकिन जॉन थोड़ी ही दूर जाता है और एक डस्टबिन में देखता है जहाँ पे उस ऑफिसर की बॉडी होती है जिसे नेतन ने डस्टबिन में छुपाया होता है। यानी कि पॉली ने इस ऑफिसर के
ऊपर जो गोली चलाई थी उसकी वजह से इस ऑफिसर की जान चली गई होती है। लेकिन पॉली को ये न लगे कि उसने किसी की जान ली है, इसलिए नेथन ने पॉली से ये बात छुपाई और ये दोनों उस ऑफिसर की कार चुरा के यहाँ से भाग गए होते हैं। डिटेक्टिव जॉन उस कार की लोकेशन को ट्रैक करके उन दोनों तक पहुंच जाता है और नेथन और जॉन एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। डिटेक्टिव नेथन से कहता है कि डरो मत, मैं उस गैंग से मिला हुआ नहीं हूँ, मैं तुम दोनों की इस देश छोड़ के जाने में मदद कर सकता हूँ। डिटेक्टिव नेथन से चेक और स्टील गैंग के बारे में पूछने लगता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने तुम्हारी बीवी और उसके पति को नहीं मारा। और जॉन नेथन से उसकी मदद करने के लिए कहता है, उस गैंग को पकड़ने के लिए। इसके बदले में मैं तुम्हें और पॉली को ये कंट्री छोड़ने में मदद करूंगा। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि स्टील गैंग का असली लीडर शेरिफ हाउसन ही है और नेथन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम शेरिफ हाउसन को देखते हैं जो कि एक आदमी को अपने इलाके में माल बेचने की वजह से जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन में पॉली नेथन को कहते हैं कि मुझे जॉन पे भरोसा नहीं है और हमें ऐसे भाग जाना चाहिए, मगर नेथन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और वो पॉली की बात टाल कर उसे उसके हॉबी और वो बड़ी होके क्या बनेगी इसके बारे में पूछने लगता है। तभी यार डिटेक्टिव जॉन अपनी कार लेके आ जाता है और वो नेथन के हाथ में गन और 2 पासपोर्ट पकड़ा देता है जो कि पॉली और नेथन के होते हैं ताकि ये दोनों ये देश छोड़ के यहाँ से जा सके। और उसे हाउसन के इलाके में जाकर फायरिंग करने के लिए कहता है ताकि शेरिफ हाउसन को ये पता चले कि नेथन उसके इलाके के अंदर आए और वो तुम्हें पकड़ने के लिए वहाँ आ जाए। तभी मैं पुलिस फोर्स लेके आ जाऊँ और हम हाउसन को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। नेथन मान जाता और डिटेक्टिव से कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। जॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर तुम वापस जरूर आओगे। और नेथन आखिरी बार पॉली को गले लगाकर वहां से चला जाता है। ऑफिसर जॉन पॉली से बात करने लगता है लेकिन पॉली रोते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तभी कोई दरवाजे पे आ जाता है। जॉन गन लेके दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे ऑफिसर जमीर आया होता है और वो आते ही नेथन और पॉली के बारे में पूछने लगता है। जॉन को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि जमीर स्टील गैंग से मिला हुआ है। जमीर जॉन से कहता है कि तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है मुझे, और वो डिटेक्टिव जॉन के ऊपर गन तान देता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों को भी एक दूसरे की गोलियां लग चुकी होती है। तभी जॉन वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और हमें पता चलता है कि ऑफिसर जमीर मारा जा चुका है। तभी हम नेथन को देखते हैं जो कि हाउसन के इलाके में पहुंच चुका होता है। तभी कुछ गैंगस्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और नेथन एक वैन के अंदर जाके छुप जाता है। तभी वहाँ पे शेरिफ हाउसन भी आ जाता है और वो लोग वैन के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और नेथन को वैन से बाहर लाके पीटने लगते हैं। डिटेक्टिव जॉन भी यहाँ पे आने के लिए निकल चुका होता है। हम देखते हैं कि हाउसन ने नेथन को ऊपर टांग के रखा होता है और वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसे डिटेक्टिव जॉन के प्लान के बारे में पूछने लगता है और जब हाउसन पॉली के बारे में बात करने लगता है तो नेथन उसे जान से मारने की धमकी देता है। तभी बाहर पुलिस आ जाती है और उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। इतने में इन गैंगस्टर और पुलिस के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। कई पुलिस वाले और गैंगस्टर मारे जाते हैं और पॉली चुपके से पीछे से जाकर नेथन को छुड़ा लेती है। नेथन की हालत बहुत खराब होती है। तभी वहाँ पे हाउसन आ जाता है और नेथन को गोली मार देता है। पॉली पीछे से हाउसन के सर के ऊपर हमला कर देती है लेकिन पॉली को वो पकड़कर उसको हॉस्टेज बना लेता है और पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से नेथन एक चाकू लेकर हाउसन के गर्दन पे वार कर देता है। तभी हाउसन पुलिस की ओर फायर करने लगता है और पुलिस वाले भी हाउसन की ओर फायर कर देते हैं। कुछ गोलियां नेथन को भी लग जाती है और यहाँ पे नेथन की मौत हो जाती है, जिसे देखकर पॉली जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में जॉन पॉली को लेकर एक ऑर्फनेज में आता है और वो पॉली से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बिना सोचे मुझे कॉल कर देना, और वो पॉली को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। हम देखते हैं कि पॉली उन बच्चों के साथ घुल मिल गई होती है और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।